रक्तदान की प्रक्रिया में अपन पढ़ रहे थे रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन अपन ने पढ़ लिया था। ब्लड कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कौन कौन सी जांच करनी पड़ती है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे की प्रक्रिया में है आधान यानी ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड कलेक्ट किया है, जो संग्रहित ब्लड है, उसको दाता में, जो दाता ने दिया है उसको ग्राही में, शरीर में उसको प्रविष्ट कराना, वो कहलाता है आधान। अब अपन जैसे पहले मैं कह रहा था इसको बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में लाइन टू लाइन अपने को पढ़ना पड़ेगा, हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान बोर्ड में पेपर का पैटर्न भी होता है, बुक की जो लाइन है उसी से उठा के क्वेश्चन देते हैं। तो अपन आधान वाली जो प्रोसेस है वो बुक से पढ़ेंगे। क्या प्रोसेस होती है देखें आप। सबसे पहला पॉइंट है प्रक्रिया में, आधान की प्रक्रिया में, आधान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान ABO RH किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ही आधान संपादित किया जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया, बाकी सब चीजें बाद की है। ब्लड देने से पहले जो ब्लड अपने पास मौजूद है पाउच में, जो थक्कारोदी जो थैली है उसमें जो ब्लड है उस पर लिखा होता है कि ये O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, जो भी उसका ब्लड ग्रुप है वो। अब अपन जिसको दे रहे हैं उसके शरीर का ब्लड ग्रुप भी इससे मैच करना चाहिए। तो दो तरह की जांच होती है, कौन सी, एक तो ABO समूहीकरण और एक RH समूहीकरण। दो चीज होती है, दो एंटीजन अपन देते हैं, तो ABO तरह की A, B और शून्य एंटीजन जिसको O ब्लड ग्रुप कहते हैं, और दूसरा RH फैक्टर जो मकाकारी से बंदर में जो मिला था। यानी कहने का मतलब A, B, AB और O के साथ वो A पॉजिटिव है या नेगेटिव, B पॉजिटिव है नेगेटिव, ये चीज भी देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले समूहीकरण, रक्त समूहीकरण की जांच। अब रक्त समूहीकरण कौन सा हो सकता है, ABO प्रकार का, और दूसरा कौन सा होता है RH कारक या RH प्रकार का। ये दो तरह की जांच उसमें की जाती है कि ब्लड AB प्रकार में से कौन सा है और RH में पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा है संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। जैसे कि अपन ने रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन वाली प्रोसेस में अपन ने देखा था कि जो ब्लड लेते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है, प्रशीतित संग्रहण किया जाता है, और उस कोल्ड स्टोरेज से बाहर 30 मिनट पहले ही उसको निकाल लिया जाता है। केवल 30 मिनट पहले, ज्यादा टाइम पहले नहीं निकल आता है। उसको गर्म नहीं करना है, उसको केवल जो ग्राही है उसके शरीर के तापमान के अनुकूल, और बाहर लाने से वो क्या हो जाता है, वातावरणीय ताप, जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अनुकूल वो हो जाता है, और शरीर में प्रविष्ट कराते हैं तो उसको ठंडा लगता है, लेकिन हल्का सा ठंडा लगता है, ज्यादा ठंडा नहीं लगता। अगर सीधा ही उसको करा दे तो हो सकता है मरीज में जुकाम, बुखार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसका शरीर उसको सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए उसको आधा घंटे पहले। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 30 मिनट पूर्व रक्त को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर वातावरण के तापमान के अनुकूल करना। जो वातावरण का जो टेम्परेचर उसके अनुकूल वो हो जाएगा। तीसरी स्थिति, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जा सकता है। यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो प्रवेशनी कैनुला के माध्यम से संपादित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा पॉइंट है रक्त का आधान, यानी जो रक्त दे सकते हैं, जिसको चढ़ा सकते हैं, वो एक अंतःशिरात्मक प्रक्रिया है। अंतःशिरात्मक प्रक्रिया यानी शिरा के अंदर होता है। अपनी रक्त वाहिनियों में आपने सुना है एक धमनी, एक शिरा। धमनी मतलब जो हृदय से रक्त को ले जाने वाली नलिका, कहाँ ले जाने वाली, अंगों तक ले जाने वाली नलिका, वो होती है धमनी। और शिरा होती है शरीर के अंगों से रक्त को
हृदय तक लाने वाली। तो ये जो रक्त अपन चढ़ा रहे हैं वो किस में चढ़ाना पड़ेगा? शिरा में, अंतःशिरात्मक प्रोसेस, ठीक है ना। ये इसलिए, और ये रक्त सीधा हृदय तक जाता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बताया कि शरीर के अनुकूल होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। तो और एकदम धीरे चलने वाली, क्योंकि रक्त सीधा शरीर में नहीं जाता है, सीधा शिरा से क्या कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। तो धीरे चलने वाली प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में लगभग कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। 4 घंटे इस प्रक्रिया में लगते हैं रक्त चढ़ाने में। ये एक धीमी प्रक्रिया है। और किसके माध्यम से होती है? रक्तदान किसके माध्यम से होता है? प्रवेशनी यानी कैनुला। कैनुला के माध्यम से क्या होता है? 4 घंटे में प्रक्रिया संपन्न। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है फिर रोगी में आधान संबंधित प्रतिक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने के लिए चिकित्सक द्वारा औषधियां दी जाती है। अब जो ब्लड ले रहा है, उसके शरीर में ब्लड आ रहा है, उसको क्या क्या हो सकता है? ब्लड लेते समय उसको घबराहट हो सकती है, इसके अलावा ज्वर, बुखार चढ़ सकती है, ठीक है ना। ज्वर, बुखार, ठंड लगना। ठंड लगना क्यों हो सकता है? क्योंकि बताया कि जो ब्लड आया है वो काफी ठंडा होता है, ऐसे माध्यम से कोल्ड स्टोरेज से वो आता है, आधा घंटा पहले ही उसको निकाल सकते हैं, और आधे घंटे में वो जितना गर्म हो सकता है उतना होगा, फिर भी वो शरीर के तापमान 37 डिग्री के अनुकूल नहीं हो पाता है, इतना गर्म नहीं हो पाता है। तो उसका टेम्परेचर शरीर से कम रहेगा, और ठंडी चीज जब शरीर में जाएगी तो शरीर को ठंड लगेगी, पूरे शरीर में वो रोटेट होता है तो ठंड लगती है। और उस ठंड की वजह से कई बार ज्वर भी आ सकता है। ज्वर क्या है? अपनी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी एक क्रिया है, बाहर से आने वाली कोई भी चीज है उसका वो विरोध करती है। ज्वर, सूजन जो अपन ने पढ़ा था इसी चैप्टर में, तो उसके तहत ज्वर यानी शरीर गर्म होकर उसका विरोध कर सकता है। फिर है दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता, हृदय गति की अनियमितता। अनियमितता का मतलब क्या समझोगे आप? जो नियमित रूप से जो हृदय गति कर रहा है या जो पंपिंग कर रहा है, जो अपने ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें क्या हो जाती है? उसमें या तो हृदय तेजी से, जब अपन दौड़ लगाते हैं या किसी चीज से अपन घबरा जाते हैं, डर लगता है अपने को, तो उस स्थिति में क्या होता है? हृदय तेजी से प्रोसेस करने, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, ठीक है। तो हृदय गति में उसको अपन क्या कहेंगे? अनियमितता। और बीपी का मैंने बताया कि बीपी कम भी हो सकता है, बीपी ज्यादा भी हो जाता है घबराहट की वजह से। तो ये ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है किसके साथ? जिसके शरीर में रक्त चढ़ाया जा रहा है उसके साथ। तो ये इस तरह की प्रोसेस होगी। ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं रक्ताधान में, ब्लड कलेक्शन और फिर आधान यानी चढ़ाना। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्तदान के प्रकार, और किसके आधार पर देख रहे हैं अपन? रक्त के स्रोत के आधार पर। रक्त के स्रोत के आधार पर, रक्त के स्रोत के आधार पर 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है समजात आधान, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, समजात आधान क्या होता है? देखें, ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजात मतलब जाति समान हो, जैसे समजात अंग के बारे में भी अपन पढ़ते, तो यहाँ नाम से क्या पता लग रहा है? समजात। जैसे समजात का मतलब कि मनुष्य में रक्त चढ़ा रहे हैं, किसका? मनुष्य की जाति का। अगर व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया तो उसकी समजाति हो गया, उसी की जाति का हो गया, तो इसे कहेंगे
ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, यानी अन्य व्यक्ति के रक्त का उपयोग। लेकिन वो व्यक्ति होना क्या, व्यक्ति जब व्यक्ति नाम आ गया तो किसका मतलब कि मनुष्य में चढ़ा रहे हैं, और किसका चढ़ा रहे हैं, मनुष्य का ही चढ़ा रहे हैं। बाकी पर तो वैसे भी निषेध हो गया था 1677 में, ये अपन ने पढ़ लिया था पहले, तो ये हो गया। दूसरा होता है समजीवी आधान। समजीवी आधान, ऑटोजेनिक, क्या कहेंगे जिसको, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो दूसरे व्यक्ति का चढ़ा दिया, इसमें क्या करेंगे, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त ही काम में लिया जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, ब्लड डोनर हो, पहले उसने ब्लड डोनेट किया हो और बाद में उसको जरूरत पड़ गई, तो समजीवी। समजीवी का मतलब समान जीव। अब समान जीव कौन सा हो गया, खुद की बात हो रही है, तो स्वयं का रक्त, स्वयं का रक्त, स्वयं के रक्त का उपयोग अगर इसमें किया जाए, पहले से किसी का ब्लड डोनेट किया हुआ हो और वही ब्लड उसके काम में ले लिया जाए उसी का, तो उसको क्या कहते हैं, समजीवी आधान। ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जा सकता है। पहले से कलेक्ट किया हुआ, पहले से संग्रहित किया हुआ रक्त है और वो उसी के काम में आ जाए, तो वो कहलाएगा समजीवी आधान। दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के पश्चात रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा तथा बिंबाणु में विभक्त कर प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है। मानव के अलावा पशु में भी रक्ताधान किया जाता है। ये कह रहा है कि जो अपन जो ब्लड देते हैं वो तो सारा एक साथ ही देते हैं कि कैनुला लगाई और निकाल लिया, लेकिन बाद में जब उसका स्टोरेज किया जाता है तो उसके बाद आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को विभक्त करके, सबको अलग अलग करके, हो सकता है किसी व्यक्ति में पूरा ब्लड काम में नहीं है, हो सकता है किसी को प्लेटलेट की जरूरत हो, तो आरबीसी वगैरह उसके कोई काम की नहीं, तो उसको उस ब्लड ग्रुप की केवल प्लेटलेट्स ही चढ़ाई जाए। जैसे डेंगू में बताया मैंने अभी, किसी में आरबीसी की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसको वो चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स किसी हो सकता है किसी दूसरे के काम में आ जाए, तो इसीलिए रक्त में आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग अलग करके उस पर मार्किंग करके कि किस ब्लड ग्रुप की है ये, ठीक है, उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। और ये रक्ताधान की प्रक्रिया केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी होती है। जानवरों को भी रक्त चढ़ाया जाता है, उनमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, तो दूसरे किसी जानवर का ब्लड उसी की जाति का, दूसरे जानवर का मतलब उसी जाति का, जैसे किसी गाय को चढ़ाना है तो गाय का, भेड़ को चढ़ाना है तो भेड़ का रक्त, तो पशुओं में भी रक्ताधान की प्रक्रिया होती है। रक्ताधान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अब ये इतना काम कर रहे हैं, किसी के शरीर से रक्त ले रहे हैं, दूसरे को चढ़ा रहे हैं, तो इस काम में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? पहला, दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान। जो शुरुआत में अपन कर रहे थे, जैसे ग्राही को ब्लड दे रहे थे तो रक्त समूहीकरण की जांच कर रहे थे, उसी पॉइंट को दोबारा बोला गया है कि एबीओ दाता व ग्राही के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप का मिलान करना है, ये सबसे पहला काम होगा। रक्ताधान, रक्ताधान का मतलब दोनों चीज आ गई, कलेक्शन और आधान, दोनों को मिला के क्या कहा है, रक्ताधान। तो पूरी प्रोसेस में ये ध्यान रखना है। दूसरा है फिर दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों की ना होने की जांच करना। वो जो अपन ने शुरुआत में ब्लड कलेक्शन में अपन ने पढ़ा था, वो पॉइंट इस सावधानी में फिर दिया है। क्या दिया है कि दाता के रक्त में रोगकारक
या हानिकारक, रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। समझ गए आप कि दाता के इस जो देने वाला है, ब्लड दे रहा है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई रोगाणु नहीं है, या और कोई हानिकारक तत्व, कोई नशा वगैरह इस तरह का करता है जिससे और कोई शरीर में कोई समस्या हो, तो उन सब चीजों की जांच करना, उन सब चीजों के नहीं होने की जांच करना कि ऐसी कोई चीज है तो नहीं, अगर नहीं है तो ही उसका ब्लड लेना है। तीसरी चीज, तीसरी सावधानी, दोनों के रक्त में RH कारक, विशेष रूप से RH-D का मिलान करना। RH कारक का मिलान करना, RH कारक का मिलान करना, और उसमें भी RH-D का विशेष मिलान करना। RH कारक के भी अपने प्रकार पढ़े थे। RH फैक्टर का मिलान करना जरूरी है कि पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का ही ब्लड, O पॉजिटिव को O पॉजिटिव का, A पॉजिटिव को A पॉजिटिव का, B नेगेटिव को B नेगेटिव का, तो वो RH कारक का मिलान करना, और उसमें भी RH-D का जो मिलान है वो विशेष रूप से करना जरूरी है। जो RH कारक भी अपन ने पढ़े थे फैक्टर की प्रकार के। अगला पॉइंट है फिर, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित भंडारण करना, यानी संग्रहित रक्त का, यानी बातें वही आ रही हैं जो अपन ने ब्लड कलेक्शन में जो ध्यान चीज रखी थी, फिर ब्लड चढ़ाने के दौरान यानी आधान की प्रक्रिया के दौरान, उन दोनों को मिला के ही क्या बना दिया है, सावधानियां बना दी है। एक पॉइंट उधर का, एक पॉइंट इसका ले लिया, और उन्हीं बातों को सावधानी के रूप में नोट रखने की आवश्यकता है कि संग्रहित रक्त को कोल्ड स्टोरेज करना, कि जो ब्लड है उसको ले लिया, उसकी सारी जांच वगैरह हो गई, और उसके बाद अब उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज करना। पांचवा है फिर, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। ये अच्छी बात है कि कोल्ड स्टोरेज कर लिया, लेकिन साथ में कोल्ड स्टोरेज के साथ में वो किसी भी तरह से दूषित नहीं हो जाए, ठीक है ना। उसको निकाल रहे हैं तो निकालते समय भी हाथों में दस्ताने हो, ठीक है, हाथ निर्जर्मीकृत हो, जीवाणु रहित हो, जिस जगह रखा है वो निर्जर्मीकृत हो। तो कोल्ड स्टोरेज में यानी संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना, ये पांचवा पॉइंट है। और छठा पॉइंट है, संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो। ये बहुत जरूरी चीज है कि ऐसा नहीं कि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति कि गांव में जैसे कोई ले रहा है ब्लड कैंप लगा दिया, वहीं कोई जरूरत पड़ गई उसी ने चढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो, ठीक है। ब्लड लेने के दौरान और चढ़ाने के दौरान दोनों ही स्थितियों में कई क्रिटिकल पोजीशन यानी अति गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वहां डॉक्टर का होना जरूरी है। तो रक्त संग्रहण और आधान, क्योंकि संग्रहण का मतलब जो ब्लड दे रहा है उसको भी हो सकता है चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, और कोई समस्या हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बीपी कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही चढ़ाने वाले को भी मैंने बताया कि बुखार आ सकती है, ठंड लग सकती है, ठीक है, अपन ने पढ़ा ना, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता, बीपी वाली समस्या, तो ये दोनों चीजें दोनों पर लागू होती है। तो रक्त संग्रहण, आप लिखें रक्त संग्रहण एवं आधान मतलब चढ़ाना के समय चिकित्सक का उपस्थित होना। या चिकित्सक का उस टाइम उपस्थित होना या चिकित्सक की उपस्थिति में काम होना जरूरी है। आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न संक्रमण या रोग हो सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूं आगे वाला पॉइंट, रक्ताधान के समय असावधानी से होने वाले
रोग या संक्रमण। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अगर ध्यान नहीं दिया जाए ब्लड लेते टाइम वापस चढ़ाते टाइम, तो देखो HIV-1 तथा HIV-2 का संक्रमण। HIV के अलग अलग प्रकार हैं, HIV-1 तथा HIV-2 का संक्रमण। अलग अलग स्टेज, अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है रोग की, ठीक है। तो HIV-1 और HIV-2 का संक्रमण हो सकता है। दूसरा HTLV तथा HTLV-2 का संक्रमण, ह्यूमन लिम्फोट्रोपिक वायरस। HTLV HTLV-1 तथा HTLV-2 का संक्रमण। और अंडरलाइन कर लें इसको, HTLV का पूरा नाम दे रखा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का, ये तो HIV का हो गया। और HTLV दोनों का पूरा नाम पूछा जा सकता है। HIV का तो पहले भी है आपके 8वीं क्लास में भी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये नाम तो पहले से जाना है। ये नया नाम आया HTLV। क्या रोग है? रक्त से संबंधित और रोग है। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनको प्रभावित करने वाला जो वायरस है, उस रोग को क्या कहेंगे? HTLV। ह्यूमन, टी से टी, एल से लिम्फोट्रोपिक और वी से वायरस। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 और 2 का संक्रमण हो सकता है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी था हेपेटाइटिस सी का संक्रमण। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी तो एक यकृत से संबंधित रोग है, जो कि एड्स से भी, HIV से भी ज्यादा खतरनाक रोग है। इसका वायरस HIV से भी ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है वायुमंडल में, और फिर किसी के संपर्क में आने पर उससे हो सकता है। तो इस रोग के और काफी दिनों तक ये जीवित रह सकता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में। तो ऐसा रोग अगर जांच नहीं हो, किसी के शरीर में हो, तो दूसरे व्यक्ति जिसको रक्त चढ़ा रहे हैं उसके शरीर में आसानी से संक्रमण हो सकता है। तो और इसके परिणाम भी 5 साल 10 साल बाद में भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक वायरस है। चौथा है फिर क्रूएट-फेल्ज-जैकब रोग। अपने को इस रोग का केवल नाम याद रखना है। अपने सिलेबस में केवल नाम ही है, और नाम याद रखने में भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है। क्रूएट-फेल्ज रोग है और साथ में जैकब रोग है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये संक्रमण इससे हो सकते हैं।